हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगेन एम्पियर्स सर्किट लॉ की हेल्प से दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद में एम्पियर्स सर्किट लॉ की हेल्प से ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, किसकी वजह से एक थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट होगी, उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर उसी के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो एम्पियर्स सर्किट लॉ के ऊपर बेस्ड फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। क्या गिवन है, मान लो ये एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। ऊपर नीचे बहुत लंबी है, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो देखो, इनर रेडियस इसकी ए है, ठीक है, और आउटर रेडियस है बी, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये होलो है, ये पार्ट होलो है, ठीक है, और ये होगी एक्सिस ऑफ दी सिलेंड्रिकल वायर। ये पार्ट होलो है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ है, आई, ठीक है ना। टोटल करंट इस वायर में कितना फ्लो कर रहा है, आई, चलो ठीक है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन वेरियस रीजन्स, ठीक है। एक तो होलो पोर्शन में और एक यहां पे और एक यहां पे। तो सबसे पहले देखो, होलो पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। और एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, और वो आर जीरो से लेके ए तक है, जीरो से बड़ा ए से छोटा, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एम्पीरियल लूप मान लेंगे, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, सही है, ठीक है ना। अब मेरे को नहीं पता कि इस होलो पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी, तो मान के चल लो ना कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस होलो पोर्शन के अंदर, और ये जो एम्पीरियल लूप है सर्कुलर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, क्योंकि देखो इनफाइनाइट वायर है, करंट के अलोंग अंगूठा, और इस वायर को पकड़ने की कोशिश करो, ऐसे आएगी ना। तो एक तरह से यहां से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही बन जाएगी, ये सर्कुलर एम्पीरियल लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मान लो होगी बी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस एम्पीरियल लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा, वेरी स्मॉल, कितनी लंबाई का, डीएल लंबाई का, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, डीएल वेक्टर, ठीक है। ये जो डीएल वेक्टर होता है ना, ये एम्पीरियल लूप के टेंजेंट आता है, ठीक है। तो अब क्या अप्लाई कर दो, एम्पियर से सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, मैं इस एम्पीरियल लूप के अंदर से टोटल कितना करंट पास हो रहा है, जीरो, कि करंट तो इस पोर्शन में से पास हो रहा है ना, ये तो होलो पोर्शन है, तो एम्पीरियल लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, जीरो।
तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बी और डीएल में एंगल कितना है 0, cos 0 1 इज इक्वल टू 0, बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन डीएल ये क्या आ जाता है, एम्पीरियन लूप की लंबाई जो कि 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, 0 आई ना। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा होलो पोर्शन, इसके अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। अब मैं कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, कुछ यहां पे, मतलब आर ए से ज्यादा हो और बी से क्या हो, कम हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे, अगर आपको बताया नहीं गया है तो इतने पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, टोटल करंट आई, मतलब कितने एरिया में, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर एरिया से टोटल जो ये आई करंट पास हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया इसके बारे में तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली पास हो रहा है। मतलब देखो ये जो टोटल करंट आई है, टोटल कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, पूरा सर्कल का एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस होलो सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर, तो पाई को ले लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। तो इतने एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, आई। और ये मान लो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इतने एरिया से करंट बराबर बराबर पास हो रहा है, टोटल करंट कितना, आई। तो इसका मतलब एक तरह से करंट डेंसिटी वो क्या है, कांस्टेंट। अगर केवल ऐसा बोल रखा हो कि भाई होलो है और इस पोर्शन से टोटल आई करंट पास हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो आपको अंडरस्टूड कर जाना है वो आई करंट यूनिफॉर्मली पास हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से, मतलब एक तरह से करंट डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो पता चल गई, हो सकता है काम आ जाए, हो सकता है क्या आएगी ही, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, आई, और बराबर बराबर पास हो रहा है, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब आर ए से ज्यादा और बी से क्या हो, कम हो। तो क्या करोगे, एम्पीरियन लूप बनाओगे ना, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, ठीक है, सर्कुलर एम्पीरियन लूप। अब मेरे को नहीं पता कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी, तो जब ना पता हो मान के चलो, और इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट आएगी, क्योंकि यही एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे ये देखो, ये दूरी और ये दूरी सेम है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये सर्कल है ना। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी, एक तरह से वही फाइंड आउट करनी है। और मैं एक छोटा सा लंबाई का एलिमेंट मान लूंगा और उसको क्या बोल दूंगा, डीएल वेक्टर, टेंजेंट टू एम्पीरियन लूप होता है ये हमेशा। तो क्या करो, सबसे पहले बी डॉट डीएल निकालो, क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी, डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 0, डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर रहे हैं तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। अब एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स ऑफ, कि भाई कितना करंट पास हो रहा है उस एम्पीरियन लूप से, है ना। अब देखो इस एम्पीरियन लूप से टोटल कितना करंट पास होगा, तो वो तो यहां से पास होगा ना, इस एम्पीरियन लूप की बात की जाए तो। मानते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इस एम्पीरियन लूप के अंदर ये पोर्शन थोड़ी ना आएगा, और इस पोर्शन में से कोई करंट है ही नहीं, ये क्योंकि ओलो है। तो एम्पीरियन लूप के अंदर
वो एरिया जिसमें से करंट पास होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो पाई एक तरह से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतने एरिया में से कितना करंट पास होगा, एक तरह से वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये पता है इतने एरिया में से इतना करंट पास, 1 यूनिट एरिया में से कितना, आई अपॉन में दिस, और इतने एरिया में से कितना हो जाएगा, आई अपॉन में दिस इंटू में दिस, पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल। तो यहां पे इस एम्पीरियल लूप में से टोटल कितना करंट पास होगा, इतना आई इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी डॉट डी एल की वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू दिस म्यू नोट आई इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, तो बी एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इंटीग्रेशन डी एल क्या हो जाएगा, एम्पीरियल लूप की लंबाई, और एम्पीरियल लूप सर्कुलर है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी कितना आ गया, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मतलब इस पोर्शन में, मतलब जब आर ए से ज़्यादा और बी से कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी ये, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में 2 पाई आर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ कौन सा थर्ड पोर्शन कौन सा बच गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी बाकी है, कौन सा है, इस वायर के बाहर है ना, मतलब यहां पे, मतलब जब आर बी से ज्यादा होगा। ठीक है, आर बी से ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एक्स से कितना डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर। तो क्या मान लोगे, एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप, कितनी रेडियस का, आर रेडियस का, और आर बी से ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो इस पॉइंट पे भी वही आएगा, इस पॉइंट पे भी, मतलब इस एम्पीरियल सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ये तो तय है। ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज होगा। मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, और एक तरह से ये जो है ना, ये सर्कुलर एम्पीरियल लूप, ये एक तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बन जाएगी। वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर ये क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर। ठीक है, और यहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, देखो ये पॉइंट बाहर है इस वायर के, ध्यान रहे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी आ गई, वही फाइंड आउट करनी है थर्ड केस में। तो अब क्या करूंगा मैं, इस एम्पीरियल लूप का एक छोटी सी लंबाई का एलिमेंट मान लूंगा, डीएल वेक्टर। ठीक है,
और डीएल वेक्टर जो ये होता है छोटी सी लंबाई का वेक्टर, ये एम्पीरियल लूप के टेंजेंट आता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट है। तो बी डॉट डीएल ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी इंटू में डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही सोल्व करते हैं ना, इंटू में कॉस 0 1। अब एम्पियर से सर्किटल लॉ का यूज करो भाई, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में एम्पीरियल लूप के अंदर से टोटल कितना करंट पास हो रहा है। तो अब देखो इस एम्पीरियल लूप के अंदर है ना मेरी वायर, तो इस वायर में टोटल जितना करंट फ्लो करेगा वही एम्पीरियल लूप में से भी करंट फ्लो करेगा, तो इनटू में आई आ जाएगा। बी डॉट डीएल की वैल्यू बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। बी बाहर आ जाएगा क्योंकि इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो बी एक तरह से कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। बी इंटीग्रेशन डीएल क्या होता है, एम्पीरियल लूप की लंबाई जो कि 2 पाई आर है इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो बी कितना आ गया, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आउटसाइड होगी वायर के आउटसाइड, मतलब जब आर बी से ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, और जब आर ए और बी के बीच में है मतलब मटेरियल के अंदर की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी। और होलो पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, 0, जिसमें से कोई करंट पास हो ही नहीं रहा। करंट तो इतने पोर्शन में से पास हो रहा ना, कितने एरिया में से, पाई इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा एरिया माइनस ये एरिया, इतने एरिया में से करंट पास हो रहा है ना, और यूनिफॉर्मली क्रॉस कर रहा है करंट, मतलब करंट पर यूनिट एरिया क्या है, कांस्टेंट, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो एक तो ये और एक ये और एक ये, तीनों पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, ठीक है ना। अंदर 0, यहाँ पे ये एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर, और यहाँ पे बाहर मतलब एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल होगा ना इसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में से करंट यूनिफॉर्मली पास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करें, अभी ऐसे ही न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक वायर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, और बहुत लंबी, ऊपर नीचे बहुत लंबी है, ठीक है। और कितनी रेडियस की, मान लो कैपिटल आर रेडियस की, ठीक है, सही है। इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये क्रॉस सेक्शन मेरे को अच्छा दिखना चाहिए। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, इस वायर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर। चलो ठीक है, ऊपर नीचे बहुत लंबी है, लेकिन गिवन क्या है, ये बात तो पक्की है कि क्योंकि सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा होगा, ठीक है ना, पूरे क्रॉस सेक्शन से, लेकिन करंट यूनिफॉर्मली पास नहीं हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट गिवन नहीं है। इनफैक्ट गिवन क्या है, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर, यहां पे
मतलब इन डॉटेड पॉइंट्स पे करंट डेंसिटी गिवन है जे नॉट एक्स एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस। करंट डेंसिटी वो गिवन है कितनी, जे नॉट एक्स। जे नॉट क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी x के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। जैसे हम एक्सिस ऑफ द वायर से दूर जाते जा रहे हैं तो करंट डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो करना क्या है, वेरियस रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो ऐसे करंट पास हो रहा है इतने टोटल क्रॉस सेक्शन से, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इस क्रॉस सेक्शन में करंट, ठीक है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इनफैक्ट इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, वेयर एक्स इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ इनसाइड, वायर के अंदर। मान लो एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, ठीक है। कितना डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। ये पॉइंट कोई अंदर है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वायर के अंदर, मतलब r 0 से ज्यादा हो और कैपिटल R से कम हो। तो देखो इस वायर में करंट तो फ्लो कर रहा है ना, और बहुत लंबी वायर है, तो कहीं ना कहीं किसका यूज करूंगा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। और उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एम्पीरियन लूप बनाना होगा, और वो यहां पे सर्कुलर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और चूंकि वायर बहुत लंबी है तो एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आ जाएगी। ये एम्पीरियन जो ये सर्कुलर लूप है, यही एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बन जाएगा, ठीक है। मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो मैग्नीट्यूड है, यहां पे भी वही होगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट भी होती है, वो मान लो B। और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट भी मानना होगा, छोटी सी लंबाई का एलिमेंट, और उसको बोल दूंगा ऐसे करके DL वेक्टर। तो B डॉट DL बताओ ये कितना आया। डॉट प्रोडक्ट तो सोल्व करनी आती है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B, DL वेक्टर का मैग्नीट्यूड DL इंटू में cos 01, ठीक है भाई। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज कर दो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या कहता है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यही कहता है ना। तो B डॉट DL की वैल्यू BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये I क्या होता है, I मतलब म्यू नॉट इंटू में यहां पे क्या लिखा जाता है, उस एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है ना। तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है वो यहां पे लिखा जाएगा, मतलब यहां पे। अब वो क्या होगा, सबसे पहले वही निकाल लो, ठीक है ना। तो अब देखो सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाऊं मैं, मतलब एक तरह से एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर। मैंने एक सर्कल मान लिया, कितनी रेडियस का, x रेडियस का, ठीक है। तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी सेम होगी ना, J नोट x, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कितना dx, कितना dx।
अब बताओ ये जो एरिया है ये कितना हुआ शेडेड एरिया, 2 पाई एक्स डी एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। पाई इंटू में एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर करो माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और डी एक्स वेरी स्मॉल है, टेंस टू 0, तब ये क्या बनता है 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बताओ ये जो शेडेड एरिया है 2 पाई एक्स डी एक्स, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा इतने एरिया से। तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर करंट डेंसिटी जे नोट एक्स है ना, और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या कोई खास इंक्रीज थोड़ी ना आएगा करंट डेंसिटी में। तो इसका मतलब इस शेडेड एरिया में, मतलब इतने शेडेड एरिया में करंट डेंसिटी जे नोट एक्स मानी जा सकती है। तो इस शेडेड एरिया से कितना करंट पास होगा, ये बात तो पक्की है, बहुत कम, डी आई। और वो क्या होगा करंट डेंसिटी जे नोट एक्स इंटू में ये शेडेड एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो 2 पाई जे नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 2 पाई जे नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या चाहिए, इस एम्पीरियन लूप में से कितना करंट पास होगा, वही यहां पे पुट करना ना। तो इस एम्पीरियन लूप में से कितना करंट पास होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू 2 पाई जे नोट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं x को 0 से स्मॉल r तक ले जाऊं तो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरा पूरा एम्पीरियन लूप कवर हो जाएगा ना। तो x को 0 से स्मॉल r तक ले जाओ तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये किसकी वैल्यू आएगी, इस एम्पीरियन लूप के अंदर से टोटल कितना करंट पास हो रहा है। तो 2 पाई जे नोट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा। तो एक तरह से 2 पाई जे नोट बाई में 3 इंटू में आर क्यूब, इतना करंट पास होगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर से। कितना 2 पाई जे नोट बाई 3 इंटू में आर क्यूब, 2 पाई जे नोट आर क्यूब बाय 3। अब बी बार ले लो, क्यों, क्योंकि इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी ना। तो बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई जे नोट आर क्यूब बाय 3। अब इंटीग्रेशन डीएल, ये क्या होगा, एम्पीरियन लूप की लंबाई ही तो होगी, और एम्पीरियन लूप सर्कुलर है, तो इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई जे नोट आर क्यूब बाय 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट जे नोट आर क्यूब बाय 3, फिर ये आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई। मतलब जब आर 0 से ज्यादा और कैपिटल आर तक हो, मतलब अंदर की बात हो रही है, तो एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी। ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं ना अब हम। कितनी आई थी ये, म्यू नोट जे नोट आर स्क्वायर बाय 3। ठीक है ना। अब निकालो आउटसाइड, मतलब वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो, ज्यादा हो, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यहां पे एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा, तभी तो ये पॉइंट इस वायर के बाहर आएगा। तो एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप मान लेंगे। ठीक है, कितनी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। ठीक है भाई, अब देखो क्योंकि ये वायर बहुत लंबी है ऊपर नीचे, हाँ ये बात जरूर है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है,
इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है डिपेंडिंग ऑन एक्स। तो लेकिन है तो इनफाइनाइट वायर। तो इसका मतलब यहां से एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, यही सर्कुलर ही बनेगी। मतलब ये जो एम्पीरियल जो सर्कुलर लूप बनाया है मैंने, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो मतलब इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और मान लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मान लो बी आ गई, ठीक है। ये बात तो पक्की, हमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ का ही यूज करना होगा। तो एक छोटा सा लंबाई का एलिमेंट ले लिया dl, तो b डॉट dl कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड b, dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड dl इंटू मकोस 01। अब करो एम्पियर से सर्किटल लॉ का यूज, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में इस एम्पीरियल लूप के अंदर से टोटल कितना करंट पास हो रहा है वो यहां पे पुट होगा ना। और देखो इस एम्पीरियल लूप के अंदर है पूरी वायर, तो एक तरह से इस पूरी वायर के अंदर से कितना करंट पास होगा वही यहां पे पुट हो जाएगा, ठीक है। तो वही करना है, ये जो 2 पाई एक्स डी एक्स जो एरिया है इसमें से कितना करंट पास होगा, इतना, ये तो पहले कर चुके हैं इतना, तो हम डी आई, ये जो 2 पाई एक्स डी एक्स जो वेरी स्मॉल एरिया है शेडेड, इसमें से कितना करंट पास होगा इतना, ये तो पहले ही कर चुके हैं इसी में। तो अब मेरे को क्या चाहिए, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा वही तो यहाँ पे पुट होगा ना, क्योंकि ये पूरी वायर इस एम्पीरियल लूप के अंदर समाई हुई है, ठीक है। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा, एक्स को कहां से कहां तक वैरी करवा दो, 0 से लेके कैपिटल आर तक, स्मॉल आर तक नहीं, कितना, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है, सही है। तो यहां पे कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा और कुछ नहीं है, बस इतना ही चेंज होगा। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 पाई जे नोट बाय 3 इंटू में आर क्यूब, बी डॉट डी एल की वैल्यू बी डी एल है, इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नोट जे नोट आर क्यूब बाय 3। बी को बाहर ले लो, क्योंकि इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा केवल, ठीक है। तो और बी ये मैग्नीट्यूड ही तो है मैग्नेटिक फील्ड का, तो कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन डीएल क्या बन जाएगा, इस सर्कुलर एम्पीरियल लूप की लंबाई जो कि 2 पाई आर होगी, इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नोट जे नोट आर क्यूब बाय 3। तो बी कितना हो जाएगा, यहां पे बाय में 2 पाई आर कर दो ना, 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नोट जे नोट कैपिटल आर क्यूब बाय में 3 स्मॉल आर, ठीक है। कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी आ गई, म्यू नोट जे नोट कैपिटल आर क्यूब बाय में 3 आर। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पे कैपिटल आर, तो इतना पोर्शन तो इनसाइड है वायर के अंदर, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये है, आउटसाइड ये है। तो बी वर्सेज स्मॉल आर ग्राफ फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ये आएगा ग्राफ, ठीक है, पैराबोला। यहां पे कैपिटल आर मान लो। फिर आउटसाइड की बात करें, मतलब फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बी वर्सेज
स्मॉल आर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कैसा? ऐसे डिक्रीजिंग, ठीक है। 0 से कैपिटल आर तक ये वाला ग्राफ केवल पैराबोलिक है, ठीक है। और R इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इस वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल आर को क्या पुट कर दो, कैपिटल आर, या यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, म्यू नोट जे नोट आर स्क्वायर बाय 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस पे 0। एक्सिस से दूर जाएंगे, वायर के अंदर ही है, मैग्नेटिक फील्ड पैराबोलिक टाइप बढ़ेगी, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी इतनी, फिर बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ का ही यूज करते हुए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, जो 2 डायमेंशनल शीट होती है ना, और वो की जो कि यहाँ पे बहुत लंबी होगी, इनफाइनाइट लंबी चौड़ी, 2 डायमेंशनल थिन करंट कैरिंग शीट में करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, और वो शीट होगी काफ़ी लंबी चौड़ी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे उस शीट के आसपास, ठीक है। तो देखो ये है मेरी शीट, वो ऐसे बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। और वो ये जो शीट है ना जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये कैसे है, ध्यान से समझना इसको। ये शीट ऐसे है, इस शीट का प्लेन ऐसे है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ शीट इस तरफ है और कुछ शीट ब्लैक बोर्ड के अंदर तक है, ठीक है। और इस शीट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड का साइन होता है ना, तो समझ गए ना शीट कैसे है, ऐसे, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस शीट में, इस तरफ भी काफी लंबी है और ऐसे भी ये काफी लंबी चौड़ी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये विजुअलाइज करना जरूरी है, इस शीट का प्लेन ये है, ठीक है ना, ये वाला, और इस शीट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके पर यूनिट लेंथ में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट, जैसे मान लो लैम्डा मान लो, लैम्डा क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो देखो इस शीट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि ये पॉइंट है, इस शीट के आसपास, शीट के ऊपर हो सकता है, शीट के नीचे हो सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर मान लिया। तो ये बताओ मैं ऐसा मान सकता हूं ना, शीट को कैसे मान सकता हूं, ऐसे बहुत सारी पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर है, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी है ना, ऐसे। तो इस वाली की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी ना, ऐसे। इस वाली की वजह से कैसे आएगी,
ऐसे, है ना। और इस वाली की वजह से कैसे आएगी, ऐसे, ठीक है ना। इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे हो जाना है, तो दिस प्लस दिस ऐसे आई ना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई, तो मतलब यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहेगी, और यहां पे भी ऐसे ही उतनी ही, यहां पे भी ऐसे ही उतनी ही। तो एक तरह से इस शीट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म, कैसी, यूनिफॉर्म, इस शीट के आसपास, ये ध्यान रहे। तो इस शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना। शीट के आसपास और शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। अब आओ शीट के नीचे, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी ना, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाना है, ठीक है। और इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगी, इस वाली वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कुछ ये हो गया। तो यहाँ पे देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नेट मैग्नेटिक फील्ड शीट के पैरेलल और ऐसे, शीट के नीचे और शीट के आसपास, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है शीट के पैरेलल और लेफ्ट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ऊपर होगी ना उतनी ही नीचे आएगी, लेकिन ऊपर राइट की तरफ होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नीचे लेफ्ट की तरफ होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ही बी। एक तरह से बी ही फाइंड आउट करना है, मतलब इस शीट के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम, बस डायरेक्शन का फर्क है, यहां पे राइट की तरफ होगी और नीचे लेफ्ट की तरफ होगी, और शीट के आसपास, ये ध्यान रहे, और शीट इनफाइनाइट है। तो अब ये बी कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है ना, यही तो मुद्दा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एम्पीरियन लूप ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये क्या है, एम्पीरियन लूप, ठीक है। इसको ए नाम दे दूं, इस कॉर्नर को सी नाम दे दूं, इस कॉर्नर को डी, इस कॉर्नर को ई। मान लो ये एम्पीरियन लूप स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। और एम्पीरियन लूप की साइड लेंथ क्या है, एल, ठीक है। स्क्वायर का एक कॉर्नर सी है, सॉरी एक कॉर्नर ए है, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा ई। तो अब क्या यूज करो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में इस स्क्वायर एम्पीरियन लूप में से टोटल कितना करंट पास हो रहा है। तो देखो पर यूनिट लेंथ में, इस शीट के पर यूनिट लेंथ से कितना करंट पास हो रहा है, लैम्डा। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर तो इस शीट का इतना पोर्शन है ना, और ये कितनी लंबाई है, एल है, तो इतने पोर्शन में से कितना करंट पास होगा, लैम्डा इंटू में एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू में एल, मतलब एम्पीरियन लूप में से, इस एम्पीरियन लूप में से इतना ही तो करंट पास होगा, और ये क्या होगा, लैम्डा इंटू में एल। और इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ,
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ए से सी प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सी से डी, पूरा एम्पीरियल लूप कवर कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी से ई प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ई से ए, पूरा एम्पीरियल लूप कवर हो गया ना, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा एल। सही है। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बी है, तो इस बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू में डी एल इंटू में कोस 0 1 और ए से सी। अब क्लोज साइन यूज नहीं करना क्योंकि लाइन है ना, ये लाइन है, ये तो ए से सी। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है बी, तो बी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बी इंटीग्रेशन डी एल ए से सी। अब इंटीग्रेशन डी एल ए से सी एक तरह से इसे लाइन की लंबाई आ जाएगी ना, और ये कितनी है एल, तो ये क्या बन जाएगा एल। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई है, फर्स्ट टर्म बी इंटू में एल। सही है। अब सेकंड टर्म आओ, इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डी एल, सी से डी मैग्नेटिक फील्ड इतने पोर्शन में तो ऐसे बी रहेगी और इतने पोर्शन में ऐसे बी रहेगी, और डी एल वैक्टर ऐसे है, तो बी डॉट डी एल तो जीरो हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वैक्टर के बीच में एंगल 90, तो कोस 90 जीरो, डॉट प्रोडक्ट में, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी जीरो। अब आ जाओ थर्ड टर्म पे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी टू ई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट्स डी टू ई बी डॉट डी एल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना बी, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी और डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल और कोस 0 1, क्योंकि डीएल वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है बी, तो बी तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन डीएल लिमिट्स डी टू ई इंटीग्रेशन डीएल, तो इस लाइन की लंबाई आ जाएगी ना, तो ये L है, तो ये क्या हो जाएगा L प्लस ये फोर्थ टर्म। देखो फोर्थ टर्म में हम E से A आ रहे हैं, और इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर में एंगल तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा ना, तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा 0, तो फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी 0। इसको ऐसे ही इरेज कर दिया, नीचे लिखना था ना 0, तो फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा एल। अब बी एल प्लस बी एल 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा एल, तो बी कितना आ गया, एल से एल कैंसिल हो गया, म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2। इसको याद रखना, मतलब एक थिन करंट कैरिंग शीट हो, ऐसे है वो यहाँ पे, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, पर यूनिट लेंथ में करंट कितना है लैम्बडा, तो इस शीट के आसपास ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड में। ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इतनी, इसके जस्ट नीचे मतलब शीट के आसपास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उतनी ही, म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है ना, अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्बडा बाय 2 इस फॉर्मूले का यूज होगा, और इस न्यूमेरिकल में भी
थिन करंट कैरिंग सीट्स होंगी, लेकिन 2। तो न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में। एक करंट कैरिंग सीट ये है और दूसरी ये है। इस करंट कैरिंग सीट में करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग सीट है। और करंट पर यूनिट लेंथ λ1 दे दिया। इस वाली करंट कैरिंग सीट में करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये बाहर का साइन होता ना, वर्टिकल अपवर्ड। और यहां पे करंट पर यूनिट लेंथ दे दिया λ2। दोनों ही सीट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसमें अंदर की तरफ करंट है, इसमें बाहर की तरफ करंट है। पर यूनिट लेंथ में करंट λ1, पर यूनिट लेंथ में करंट λ2। और ये सेपरेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो मैंने ये P पॉइंट ले लिया और ये Q पॉइंट ले लिया और ये R पॉइंट ले लिया। P, Q और R इन तीनों पॉइंट्स पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दीज 2 थिन करंट कैरिंग सीट्स। तो P पॉइंट पे आओ। इसकी वजह से देखो P पॉइंट आसपास है, ठीक है ना, इस सीट के, और इन दोनों सीट्स के बीच की सेपरेशन भी काफ़ी कम है। तो ये P पॉइंट इस सीट के भी आसपास ही होगा। तो P पॉइंट पे इस सीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। और कितनी, μ0 λ1/2। इस सीट की वजह से कैसे आएगी, ऐसे। और ध्यान रहे λ1 λ2 से ज़्यादा, ऐसा गिवन है। इस सीट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे ऐसे आ गई ना, कितनी, μ0 λ2/2, है ना, सही बात है। तो देखो λ1 λ2 से ज़्यादा है, तो ये बड़ा एरो होगा, ये छोटा एरो होगा। तो इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी और कितनी, μ0/2 λ1 - λ2, सही है। अब Q पॉइंट पे आओ। Q पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। इस सीट की वजह से Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और कितनी, उसी फॉर्मूले का यूज करो, μ0 λ1/2। इस सीट की वजह से Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही इसी डायरेक्शन में, और कितनी, μ0, उसी फॉर्मूले का यूज करो, λ2/2। तो Q पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, एरो, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, तो दिस प्लस दिस कर दो। तो कितनी आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2 इंटू में λ1 प्लस λ2। अब आ जाओ R पॉइंट पे। इस सीट की वजह से R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, है ना, ठीक है ना, ऐसे। और कितनी, उसी फॉर्मूले का यूज करो, μ0 λ1/2। इस सीट की वजह से R पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, μ0 λ2/2, सही बात है। तो अब देखो λ1 λ2 से ज़्यादा है, तो ये एरो इस एरो से बड़ा होगा, है ना। ये एरो तो इतना लंबा, ये एरो इतना लंबा, तो R पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और कितनी, दिस माइनस दिस, सही बात है। कितनी, μ0/2 λ1 - λ2, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मतलब एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चाहे वो फाइनाइट सोलिनॉइड हो या इनफाइनाइट सोलिनॉइड हो, मतलब सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।